चलो बच्चों, आज स्टार्ट किया था जॉइंट स्टॉक कंपनी। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ा दी थी, फीचर्स पढ़ा दिया था और इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स कहा था कि पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरिट्स डिमेरिट्स में कोई बहुत बड़ा इशू होता नहीं है। भाई कंपनी के क्या-क्या मेरिट्स हैं, क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, क्या-क्या उसके डिमेरिट्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। आज से बच्चों हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंपनी के बारे में, ठीक है? तो अब बच्चों बात की जाती है टाइप ऑफ कंपनी की। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे टाइप ऑफ कंपनी, द मेन टाइप ऑफ कंपनी आर प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। लेकिन बेटा अब कंपनियों के 3 टाइप होते हैं। ये पहले 2 टाइप होते थे, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। लेकिन अब एक नया फॉर्म आया ओपीसी का। ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। ओपीसी का फुल फॉर्म क्या है? वन पर्सन कंपनी। एक आदमी की भी कंपनी अब होने लगी है। पहले क्या था, कंपनी में ये रिस्ट्रिक्शंस था कि मिनिमम 2 या मिनिमम 7, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, और प्राइवेट पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट मेंबर होते थे। लेकिन अब एक कंपनी ऐसी आई जिसे ओपीसी भी कहा गया। ये कंपनी एक्ट 2013 के बाद ये कंपनी आई, वन पर्सन कंपनी, कि एक आदमी की भी कंपनी हो सकती है। तो अब आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनी, तो आप आंसर कितने बताओगे? देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ कंपनी। फर्स्ट वन इज अ प्राइवेट कंपनी, सेकंड वन इज अ पब्लिक कंपनी एंड थर्ड वन इज अ ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई? अब आइए बच्चों, बात की जाती है यहाँ पे प्राइवेट कंपनी की। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी की बात की जाएगी, फिर पब्लिक कंपनी की बात की जाएगी, फिर ओपीसी की बात की जाएगी। क्योंकि कंपनी की जब तक आप तीनों फॉर्म नहीं जानोगे, आप कंपनी को अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। तो जब यहाँ पे बात की जाती है प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी होती क्या है? तो बेटा इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज। मतलब जिस कंपनी की मिनिमम कैपिटल कितनी हो? 1 लाख, मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 lakh rupees or such higher paid up share capital as may be prescribed and which by its article। तो जिस भी कंपनी की प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1 लाख रुपीज। ठीक, और यहाँ पे कुछ इसके आर्टिकल्स में चीजें हैं जिससे कि ये रिस्ट्रिक्टेड है। अगर ये सारी चीजें होती हैं तो ऐसी कंपनी आपकी प्राइवेट कंपनी कहलाती है। कौन-कौन सी चीज़ें हैं? तो पहली चीज़, किसी भी कंपनी के आगे पीवीटी एलटीडी लिखा होना चाहिए। अगर कंपनी के नेम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो वो कंपनी कैसी कंपनी होगी? प्राइवेट लिमिटेड। उसकी मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। तीसरी चीज़, यहाँ पे जो शेयर होल्डर होते हैं, प्राइवेट कंपनी में जो बेटा शेयर होल्डर होते हैं, ये अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इनके शेयर ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डर के शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं होते। यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शंस होता है कि ये अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक, चौथी बात, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में आपको क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200। Private company has minimum 2 and a maximum of 200 members. Any problem to anyone? और at the last one, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी पब्लिक को डायरेक्टली इनवाइट नहीं कर सकती है अपने शेयर्स को खरीदने के लिए। It is a prohibits any invitation to the public to subscribe for any security of the company। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है अपने शेयर्स को खरीदने के लिए। तो बच्चों इतनी बातें यहाँ पे समझ में आ गई। प्राइवेट कंपनी में कौन-कौन सी चीज़ें थी अभी मैंने आपको बताई। बेटा जिस तरह कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है, लास्ट वाला पॉइंट यही था
कंपनी, हर कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है, डायरेक्टली पब्लिक में इन्विटेशन देती हैं। तो जो पब्लिक में डायरेक्टली इन्विटेशन दी, पब्लिक को इनवाइट किया जाता है, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए होता है कि पब्लिक कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को इनवाइट करती है और पब्लिक जो है वो पब्लिक कंपनी के शेयर्स को खरीदती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती अपने शेयर्स को खरीदने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्राइवेट कंपनी के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस है कि वो पब्लिक को डायरेक्टली इनविटेशन नहीं दे सकती है कि भैया आप आइए हमारे सिक्योरिटीज को खरीदिए, ये इनविटेशन नहीं दे सकती। यहां तक बातें आ गई सबको समझ में? तो बेटा, हाँ बेटा बोलो। कंपनी के बाद बच्चों बात की जाती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। तो पब्लिक कंपनी क्या होती है? तो सिंपल सी डेफिनेशन आप दे सकते हो कि सर अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। कि पब्लिक कंपनी क्या होती है? जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होती है वो पब्लिक कंपनी का हम उसे बोलते हैं। ठीक है, अब कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होती है? तो कंपनी एक्ट जो कहता है तो वो कहता है कि अ पब्लिक कंपनी इज द वन विच, एक पब्लिक कंपनी में क्या क्या होना चाहिए? तो पहली चीज, पब्लिक कंपनी के मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए? 7। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर 7 होते हैं और मैक्सिमम नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है इसमें, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? जबकि आपने प्राइवेट कंपनी में क्या पढ़ा? मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 मेंबर। लेकिन आपके पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अब बेटा आपने प्राइवेट कंपनी में क्या पढ़ा था कि वहां पे वो उनके शेयर्स नॉट ट्रांसफरेबल होते थे, वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं होता। पब्लिक कंपनी में जो शेयर होते हैं बच्चों वो ट्रांसफरेबल होते हैं। जो शेयर होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, आप उसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। तीसरी चीज आपने वहां पढ़ी थी कि सर जो प्राइवेट कंपनी थी वो डायरेक्टली पब्लिक को इन्विटेशन नहीं देती थी, लेकिन यहाँ पे पब्लिक कंपनी इन्विटेशन देती है। तो यहाँ पे इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई कोई प्रोहिबिटेड नहीं है। तो नॉट प्रोहिबिटेड टू इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटी, इनके लिए कोई बंदिशें नहीं है। ये पब्लिक कंपनी जो होती है वो जनरल पब्लिक को इन्विटेशन देती हैं कि वो इनके सिक्योरिटीज के लिए सब्सक्रिप्शन दें, सब्सक्राइब करें। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? इतनी बात समझ में आ गई? आइए अब हम आगे देखते हैं बच्चों। बस आपको पब्लिक कंपनी में इतनी बातें याद रखनी है और प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में सिर्फ इतनी सी बातें ध्यान में रखनी है कि पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है। अब बच्चों बात की जाती है ओपीसी। ओपीसी इन द सेंस वन पर्सन कंपनी। तो 2013 में जब कंपनी एक्ट आपका अमेंडमेंट हुआ, कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ 2013 के बाद, तब ये फॉर्म आया ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। ये एक नया टाइप है कंपनी को बनाने का कि अभी तक मिनिमम 2 या मिनिमम 7 मेंबर मिलके ही कंपनी बना सकते थे, लेकिन अब एक आदमी की भी कंपनी बन सकती है जिसे हम वन पर्सन कंपनी कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? तो वन पर्सन कंपनी का सिंपल सा मतलब होता है विथ ओनली वन पर्सन एज इट मेंबर, कि केवल एक ही आदमी इसका मेंबर होगा, वही इसका मालिक होगा। कोई दिक्कत? कंपनी एक्ट क्या कहता है? कंपनी एक्ट 2013 के रूल 3 में लिखा है कि दैट ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन and a resident in India shall be eligible to incorporate OPC। कि नेचुरल जो इंडियन पीपल है, जो इंडियन सिटीजन है, वही वन पर्सन कंपनी बना सकता है, बाकी कोई वन पर्सन कंपनी नहीं बना सकता। जो इंडिया का सिटीजन है, जो भी इंसान इंडिया का सिटीजन है वही वन पर्सन कंपनी बना सकता है। दूसरी चीज,
एक आदमी एक से ज्यादा कंपनी, एक आदमी एक से ज्यादा 1% कंपनी नहीं बना सकता। ये भी बात ध्यान में रखिएगा, ओपीसी में लिखा है कंपनीज एक्ट में कि एक आदमी सिर्फ एक ही कंपनी बना सकता है, 1% कंपनी, एक से ज्यादा कंपनी वो नहीं बना सकता। ठीक है, अब मान लीजिए ओपीसी बनाने के बाद अगर वो अपनी कंपनी को प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहे, जिस तरह उसने 1% कंपनी तो बना ली, अगर वो अपनी प्राइवेट कंपनी, अपनी कंपनी को 1% कंपनी को प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहे, तो बच्चों उसके लिए उसकी जो पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, पेड अप कैपिटल, वो कैपिटल 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। कितने से ज्यादा होनी चाहिए? 50 लाख। अगर 1% कंपनी को पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है तो उसकी पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 50 लाख रुपीस की, या तो उसकी कैपिटल हो जाए या फिर उसका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर ओपीसी को उसको इसमें कन्वर्ट करना है तो या तो उसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो जाए, 50 लाख से ज्यादा कैपिटल हो, या फिर उसका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। ठीक, तो इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड एक्सीडेड 2 करोड़ रुपीस, 2 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। हाँ पूछो। अब बच्चों हम पढ़ेंगे कि एक कंपनी बनती कैसे है, कैसे हम कंपनी को बनाते हैं। तो द स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी आर द फॉलोइंग, ये कुछ स्टेप्स है जिन स्टेप्स से हम कंपनी को बनाते हैं। कंपनी को बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो कौन सा होता है? प्रमोशन। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो पहले दो स्टेज हैं, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन, बच्चों इसके बाद जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, प्राइवेट कंपनियां, उनके काम स्टार्ट हो जाते हैं। प्राइवेट कंपनियां जब प्रमोशन के स्टेज को और इनकॉर्पोरेशन के स्टेज को पा लेती हैं, तब प्राइवेट कंपनियों का काम स्टार्ट हो जाता है, प्राइवेट कंपनियां अपने काम को स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए जब तक पब्लिक कंपनी इन चारों स्टेज को फॉलो नहीं कर लेती, तब तक पब्लिक कंपनी अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकती। तो अगर आपका चयन है पब्लिक कंपनी बनाने का, आप एक पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो, तो आपको इन चारों स्टेज से होकर जाना पड़ेगा, तभी आप अपनी कंपनी का काम स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है तो प्राइवेट कंपनी के लिए पहला स्टेज होता है प्रमोशन का, दूसरा होता है इनकॉर्पोरेशन का। जैसे ही कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेटेड हुई, मतलब रजिस्टर्ड हुई, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्टर्ड होना, जैसे ही आपकी कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड हुई वैसे ही आपका काम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पब्लिक कंपनी में सिर्फ रजिस्टर से ही काम नहीं स्टार्ट होता, उसके बाद का कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट भी आपको पाना होता है, तभी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपका काम स्टार्ट नहीं होगा। अब बेटा जो बात की जाएगी पहले स्टेज की, डेट इज कॉल्ड प्रमोशन, कि ये प्रमोशन होता क्या है। तो बच्चे प्रमोशन का मतलब है सिर्फ खोजना। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? खोजना। क्या खोजना? आइडिया, डिस्कवरी ऑफ आइडिया। प्रमोशन इन्वॉल्व द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया। प्रमोशन का एक नॉर्मल सा मतलब होता है कि बिजनेस के बारे में, जो भी बिजनेस हम, जो भी कंपनी हम खोलना चाहते हैं, उसके बारे में आइडियाज को खोजना। कैसे हम एक कंपनी बना सकते हैं? आपको कोई कंपनी बनानी है तो कई आइडियाज आपको चाहिए होंगे, उन सभी आइडिया को खोजना ही प्रमोशन कहलाता है। और जो इंसान, द पर्सन हु परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज इज नोन एज प्रमोटर। और जो भी आदमी इस एक्टिविटी प्रमोशन के दौरान, प्रमोशन स्टेज पे जो भी आदमी इस काम को देखता है, उसे हम प्रमोटर कहते हैं। हो सकता है हमें बिजनेस का कोई आइडिया ना हो, हम किसी ऐसे आदमी को ले आते हैं सैलरी पे जिसे बिजनेस का आइडिया है, जिसे बिजनेस का आइडिया है,
वो हर एक बिजनेस के आइडिया को हमें बता सकता है, वो हमारी सारी चीजों को बना सकता है। तो आइडिया को खोजना, आइडिया को डिस्कवर करना और उसी आइडिया पे फॉलो आगे करना, इसी को हम प्रमोशन का स्टेज कहते हैं। प्रमोशन के स्टेज में सिर्फ इतनी सी चीजें आती हैं, जब आपको कोई भी कंपनी बनानी है तो उसमें क्या क्या चीजें लगेंगी, क्या नहीं लगेंगी, हमें क्या क्या फॉर्मेशन करना पड़ेगा, इन सभी आइडिया के बारे में सोचना, उस पे उसको इम्प्लीमेंट करना, ये प्रमोशन का काम होता है। जो इंसान इस काम को देखता है उसे बेटा हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रमोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमोटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द पर्सन हु परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज इज नोन एज प्रमोटर। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अब ये प्रमोटर एक आदमी भी हो सकता है और 4-6 आदमियों का ग्रुप भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आदमी सारे काम को देखेगा, सारे आइडिया एक ही आदमी बनाएगा। हो सकता है 8-10 आदमी मिलके किसी कंपनी को बनाने के आइडियाज दें। तो बेटा ये एक आदमी भी हो सकता है और कई आदमियों का एक ग्रुप भी हो सकता है। तो प्रमोटर वो होते हैं जो कि बिजनेस के आइडिया को डेवलप करते हैं, जो बिजनेस के बारे में सोचते हैं या जो कंपनी बनाने के लिए आपको आइडिया देते हैं। डेट इज कॉल्ड अ प्रमोटर। ठीक है, तो प्रमोशन का सिंपल सा मतलब है, प्रमोशन के स्टेज में सिर्फ आइडिया को खोजना कि कंपनी बनानी है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब आइए हम लोग देखते हैं कि प्रमोटर के काम क्या क्या होते हैं। जब कोई प्रमोटर आता है कंपनी के प्रमोशन के लिए, तो उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो कौन कौन से स्टेप्स लेता है प्रमोशन स्टेज में। एक प्रमोटर कौन कौन से स्टेप्स उठाता है आपके प्रमोशन स्टेज में, जिससे कि वो एक कंपनी को बना सके। तो बच्चा इसमें जो पहला आपका है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। प्रमोटर जब आता है, आपने किसी प्रमोटर को अपॉइंट किया कि मुझे एक कंपनी, मेरे पास पैसे हैं, मुझे एक कंपनी खोलनी है, कुछ मुझे आइडिया दीजिए मुझे कौन सी कंपनी खोलनी चाहिए। तो प्रमोटर आता है क्योंकि प्रमोटर ने पूरी मार्केट मार्केट को अच्छे से जाना है, मार्केट को रिसर्च किया है। प्रमोटर आपको अपॉर्चुनिटीज बताता है कि देखिए आपके पास इतने पैसे हैं, आप इस पैसे में ये इस कंपनी को खोल सकते हैं, इस टाइप की कंपनी को खोल सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है जो कि इस पैसे में आप खोल सकते हैं। अब आपका इंटरेस्ट इसमें से जिसमें हो वो आप बताइए कि आप कौन सी कंपनी खोलना चाहते हैं। मटेरियल से रिलेटेड खोलना चाहते हैं कि स्कूल खोलना चाहते हैं, कि या फिर आप ऐसी कोई संस्था खोलना चाहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स हो। कि मतलब वो आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज बताता है कि भैया यहाँ की हमने मार्केट रिसर्च की है और यहाँ पे ये सारी अपॉर्चुनिटीज है, आप इसमें से कौन सी अपॉर्चुनिटी को चाहते हैं। तो प्रमोटर का पहला काम क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या क्या है उसको पहचानना, उसे आपको बताना। जब वो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी जान जाता है कि हाँ यहाँ पे इस बिजनेस को किया जा सकता है, यहाँ पे इस बिजनेस की डिमांड है, तब बेटा उसका प्रमोटर का जो दूसरा स्टेज होता है वो होता है फीजिबल स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या होता है, हर एक चीज को डिटेल में ढूंढना। पहले उसने क्या बनाया, आइडिया बनाया, उसने अपॉर्चुनिटी को पहचाना कि हमें कौन सा बिजनेस यहाँ पे डालना है, हमें कौन सी कंपनी डालनी है, पब्लिक कंपनी डालनी है कि प्राइवेट कंपनी डालनी है कि 1% कंपनी डालनी है, और कंपनी जो डालनी है वो किस बिजनेस से रिलेटेड होगी। जब हमने ये आइडिया बना लिया तब हमने स्टडी की फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है बच्चों कि जो हमने आइडिया डिस्कवर किया है, जो भी हमने आइडिया खोजा है, उसके बारे में पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना। जो भी आइडिया हमने खोजा है उसके बारे में पूरा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना ही फिजिबिलिटी स्टडी कहलाता है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन का मतलब कि उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, उसमें हमें कितना प्रॉफिटेबल होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होगा, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगी, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कितनी होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें हम फिजिबिलिटी स्टडी के अंतर्गत एक प्रमोटर देखता है कि वो हर एक चीज को डिटेल में खोजता है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन उसकी देखता है कि भैया जो भी हम बिजनेस करने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसमें हमें कितना प्रॉफिट होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट कितनी होगी।
एनी प्रॉब्लम? इसके बाद फिजिबिलिटी स्टडीज में 2-3 चीजों को इंक्लूड किया जाता है। क्या क्या देखेगा भाई? वो टेक्निकल फिजिबिलिटी को देखेगा कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हमें किन किन चीजों कुछ जो हमने आइडिया खोजा है क्या वो टेक्नोलॉजी पे फिट बैठता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, हमारे आइडिया के अकॉर्डिंग हमें अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाती है। तो जो हमने आइडिया खोजा है उसके लिए हमारे लिए टेक्नोलॉजी क्या होगी? तो टेक्नोलॉजी की स्टडी वहाँ पे टेक्नोलॉजी की स्टडी होती है। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है कि पैसे कहाँ से आएंगे, और इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी भी की जाती है कि जो बिजनेस हम करने जा रहे हैं वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। तो फिजिबिलिटी स्टडी में 3 तरीके की स्टडी की जाती हैं। पहला आपके टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी। दूसरा है बच्चों फाइनेंशियल फाइनेंशियल फिजिबिलिटी स्टडी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी स्टडी। और थर्ड वन आपका क्या है? इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी। तो फिजिबिलिटी स्टडी 3 तरीके की स्टडी यहाँ पे प्रमोटर देखता है। पहला है टेक्निकल मतलब वो टेक्नोलॉजी को देखता है कि जो हमने आइडिया खोजा है क्या उस आइडिया में हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं या नहीं है। सेकंड स्टडी क्या होती है? फाइनेंशियल, पैसों के बारे में, पैसे कहाँ से आएंगे। और थर्ड वन क्या है? इकोनॉमिकल, कि जो बिजनेस हमने चूज किया है क्या वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो अगर फिजिबिलिटी स्टडी हो जाती है बच्चों तो पहला क्या था? उसने अपॉर्चुनिटी को पहचाना, अपॉर्चुनिटी के बाद फिजिबिलिटी स्टडी हो गई। जब फिजिबिलिटी स्टडी हो जाती है तो थर्ड स्टेज का नेम अप्रूवल, कि वो जो प्रमोटर होता है वो आपके बिजनेस को एक नाम देता है कि आपके बिजनेस का नाम क्या होगा। उसमें प्रमोटर को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो नाम रेस्ट्रिक्टेड हैं कि उन नामों को आप अपनी कंपनी के नाम पे नहीं रख सकते हो। जो नाम कंपनी एक्ट के अंतर्गत रेस्ट्रिक्टेड हैं आप उन नामों का चूज नहीं कर सकते। आप किसी अनदर कंपनी के नेम पे अपनी कंपनी का नाम नहीं रख सकते। मान लीजिए आपको टाटा टाटा मोटर्स है और आप टाटा मोटर्स के नाम से पहले से कोई कंपनी बनी हुई है और टाटा मोटर्स के नाम पे ही दूसरी कंपनी खोलना चाहते हो तो वो कंपनी आप नहीं बना सकते। एक नाम की केवल एक ही कंपनी होगी, उसकी डुप्लीकेट कंपनी आप नहीं बना सकते। तो प्रमोटर को नाम का सिलेक्शन, नेम सिलेक्शन करते समय ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो नेम अप्रूवल होता है कि वहां पे किसी जो भी हम आपकी कंपनी को नाम देंगे वो किसी भी कंपनी से मैच ना हो और वो ऐसे कोई रेस्ट्रिक्टेड नेम ना हो जो कि रेस्ट्रिक्टेड हो। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? जब बच्चों नेम अप्रूवल हो जाता है तब फोर्थ पॉइंट क्या किया जाता है? फिक्सिंग अप सिग्नेचर्स टू मेंबर। भाई जो आपका प्रमोटर होता है उसने पहले अपॉर्चुनिटी पहचानी, फिर पूरी स्टडी की, स्टडी करने के बाद आपके बिजनेस को नाम दिया और बिजनेस को नाम देने के बाद वो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाता है जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ये प्रमोटर बनाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बेटा ये कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। कंपनी के 2 ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा होता है और मेन डॉक्यूमेंट जो होता है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो नेम अप्रूवल के बाद प्रमोटर आपकी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाता है और उस पे सभी मेंबर्स की सिग्नेचर लेता है। तो वही लिखा है फिक्सिंग अप सिग्नेचर टू मेंबर्स। मेंबर्स की सिग्नेचर लेना कहाँ पे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे। जितने भी आपकी कंपनी के मेंबर हैं सबकी सिग्नेचर हो जाती है। जब प्रमोटर ने सबकी सिग्नेचर ले ली तो बेटा अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, तब वो कुछ प्रोफेशनल्स को बुलाता है। प्रोफेशनल्स का मतलब कि प्रमोटर्स जो है सपोज दैट अंडर आपके कंपनी के शेयर्स को बेचने हैं या नई कंपनी हमारे शेयर्स कैसे बिकेंगे, तो द प्रमोटर्स अपॉइंट द ब्रोकर एंड अंडरराइटर टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल बाय सेल ऑफ कंपनी सिक्योरिटीज। जब एक कोई नई कंपनी बनती है बच्चों तो उस कंपनी को यह डर होता है कि हमारे शेयर्स बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, हमारी कंपनी चलेगी कैसे। तो उस शेयर्स को बेचने के लिए अंडरराइटर अंडरराइटर
अंडरराइटर या फिर ब्रोकर, जो जिनको हम दलाल कहते हैं, जो कि शेयर्स को बेचने में एक्सपर्ट होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। तो प्रमोटर कहता है ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ प्रोफेशनल एक्सपर्ट अंडरराइटर्स को या ब्रोकर्स को ले आता हूँ, जो कि आपके शेयर्स को बेच देंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके सारे शेयर्स बिक जाएंगे, बस आप कंपनी को खोलिए। तो जो प्रमोटर होता है, जब सबकी साइन ले लेता है बच्चों, तो उसके बाद वो कुछ प्रोफेशनल्स ब्रोकर और अंडरराइटर को ले आता है, जो कि कंपनी के शेयर्स को बिकवाने में कंपनी के हेल्प कर सकते हैं। जब इनका अपॉइंटमेंट हो जाता है, तो बाकी के जो डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो मेन डॉक्यूमेंट था, जो कि प्रमोटर ने बनाया, उस पर सबकी साइन ले ली। इसके बाद जो मेन और भी सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं कंपनी को बनाने में, जैसा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस ये सभी डॉक्यूमेंट भी क्या होता है, ये प्रमोटर बनाता है। और प्रमोटर जब ये सारे डॉक्यूमेंट बना देता है, तो प्रमोटर का काम खत्म हो जाता है। सारे डॉक्यूमेंट बना के प्रमोटर ओनर को दे देता है, भैया ये आपकी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो गए, सबकी साइन हो गई, ये सारे डॉक्यूमेंट बन गए, सारे प्रोफेशनल्स आ गए, आपकी कंपनी का नाम भी हमने दे दिया, अब ये सारे डॉक्यूमेंट लीजिए, वो आप चले जाइए कहाँ, रजिस्ट्रार के ऑफिस में। इन सभी डॉक्यूमेंट को आप लेके चले जाइए रजिस्ट्रार के ऑफिस में, वहां पे कुछ फीस लगेगी, फीस देके आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो बस यहीं पे प्रमोशन का स्टेज खत्म हो जाता है, जब एक प्रमोटर सारे डॉक्यूमेंट बना के उसके ओनर को, कंपनी के ओनर को हैंड ओवर कर देता है। तो प्रमोशन का बच्चों बस सिंपल सा स्टेज था कि प्रमोशन किसी भी बिजनेस की बारे में खोजना, नए नए आइडियाज को खोजना कि बिजनेस को कैसे किया जाए। इसके लिए एक जो भी इंसान आता है या जो भी ग्रुप ऑफ पीपल आता है, उसे हम प्रमोटर्स कहते हैं। और प्रमोटर्स का काम क्या होता है, सिर्फ इतना सा, प्रमोटर कंपनी में आते हैं, उनका पहला काम आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उसके बाद फिजिबल स्टडी जो कि 3 तरीके की होती है, टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल। जब ये दोनों हो जाता है तो बिजनेस का नाम दे देते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना के उस पर सबकी साइन ले लेते हैं, फिर कुछ प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करते हैं जो कि आपके शेयर्स को बेचने में आपकी हेल्प होगी उनसे, और लास्ट में वो बाकी के बचे डॉक्यूमेंट बना के आपको दे देंगे और कहेंगे भैया हमारा काम खत्म, हमें हमारा पैसा दे दीजिए, हमारी हमारी फीस दे दीजिए, हम लोग चलते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके तैयार हैं, आप इनको लेके चले जाइए कहाँ, रजिस्ट्रार के ऑफिस में, और वहाँ पे सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, आपकी कंपनी वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, तब आगे बढ़ाएं।